डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में मैं डिस्कस करूंगा आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर और कैरेक्टरिस्टिक रूट्स एंड कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर। तो इसके लिए मुझे एक मैट्रिक्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो यहाँ पर मैं मैट्रिक्स मान रहा हूँ स्क्वायर मैट्रिक्स ए, और उसके बाद जब मैं आइगन वैल्यू तक पहुंचूंगा तो मुझे जरूरत पड़ेगी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन की। तो मैं पहले आपको सिंबॉलिक फॉर्म में तीनों चीजें बताता हूँ। सबसे पहले मैं बताऊंगा आपको कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स, उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, और उसके बाद हम बात करेंगे आइगन वैल्यूज आइगन वेक्टर की। ये लेक्चर मैंने डिटेल में इन तीनों के बारे में, जिनका मैंने अभी नाम लिया है, कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ये लेक्चर मैं पहले ही अपलोड कर चुका हूं। आप डिटेल में उसको देख लीजिए। यहां पर सिर्फ मैं उनके नोटेशन लिख रहा हूं। तो चलिए आते हैं। मान लीजिए ए मेरे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। कैसा मैट्रिक्स है ये? स्क्वायर मैट्रिक्स, और इसका ऑर्डर मैंने मान लिया स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन। ठीक है, नेक्स्ट। तो यहां पर जो मैं लिखने जा रहा हूं एक नया मैट्रिक्स ए माइनस लैम्डा आई, जानते हैं आप किस तरह लिखते हैं, प्रीवियस लेक्चर में आपको पता चल जाएगा। तो यहां पर क्या है, इसको बोलते हैं हम कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे इसको? कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स, कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स ऑफ मैट्रिक्स ए। तो मैं सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स लिख रहा हूं। और अगर मान लीजिए इस ये जो मैंने लिखा है मैट्रिक्स, इसके डिटर्मिनेंट को मैं जीरो के इक्वल लिख दूं, सॉरी इसके डिटर्मिनेंट को मैं फाइंड कर लूं, जीरो के इक्वल अभी नहीं लिख रहा, इस मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट को मैं फाइंड कर लूं, तो ये कहलाएगा मेरे पास कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। क्या कहलाएगा ये? कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। ठीक है। और अगर मान लीजिए ये जो मेरे पास डिटर्मिनेंट है, जिसको मैंने कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल कहा है, अगर मैं इक्वेट कर दूं इसको जीरो के, यानी इसको मैं जीरो के इक्वल मान लूं, तो ये कहलाएगी हमारी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। क्या कहलाएगी? कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। जैसा मैंने अभी बताया आपको, प्रीवियस लेक्चर में जाकर देख लीजिए, मैंने इनको डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। तो एक मैट्रिक्स आपको दिया गया होगा, उसका आप लिखेंगे कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स, और उसके डिटरमिनेंट को जीरो के इक्वल लिखते मिल जाएगी आपको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। वास्तव में होगी क्या ये? चलो इसके बारे में लिख भी देता हूं एक बार और। इट इज पोलिनोमियल इक्वेशन। ये एक पोलिनोमियल इक्वेशन होगी, पोलिनोमियल इक्वेशन। और इसमें वेरिएबल कौन यूज होगा? जब आप इस डिटरमिनेंट को सोल्व करेंगे तो ये लैम्डा में एक इक्वेशन बनेगी, इक्वेशन इन लैम्डा। और अगर पोलिनोमियल है तो कुछ डिग्री भी होगी, और डिग्री इसकी रही होगी एन के इक्वल। यानी जितने ऑर्डर का आपने क्या लिया होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स लिखा नहीं है, मैं लिख देता हूं, एज स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन। अगर ये मैट्रिक्स ऑर्डर एन का है तो ये जो पोलिनोमियल इक्वेशन है ये भी ऑर्डर एन की बनेगी। क्लियर है? अब मैं एग्जैक्ट आपके अपने टॉपिक पर आता हूं, क्योंकि टॉपिक में मुझे डिस्कस करना है कैरेक्टरिस्टिक रूट्स या आइगन वैल्यूज। तो वो क्या है, ध्यान देंगे। ये जो मैंने अभी आपको बताया है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, क्या बताया आपको? कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। अगर मैं इसको सोल्व कर दूं तो ऑब्वियस सी बात है, आपको लैम्डा की कितनी वैल्यू मिलेंगी? अगर इसकी डिग्री एन है तो एन वैल्यू मिलेंगी। अगर एन की जगह मैं डिग्री 3 ले लूं तो आपको लैम्डा की 3 वैल्यू मिलेंगी, 3 रूट होंगे। थ्योरी ऑफ इक्वेशन से आप जानते हैं, अगर इक्वेशन आपकी डिग्री 2 की है यानी क्वाड्रेटिक है तो आपको 2 रूट मिलेंगे, क्यूबिक है तो 3 रूट मिलेंगे, बाय क्वाड्रेटिक है तो 4 रूट मिलेंगे। तो इसका मतलब जितनी डिग्री की इक्वेशन होगी उतनी ही वैल्यू आपको लैम्डा की मिल जाएंगी सोल्व करने के बाद। उन्हीं वैल्यू को हम बोलते हैं आइगन वैल्यू या कैरेक्टरिस्टिक रूट। तो मैं डेफिनेशन लिख रहा हूं, क्या होगी यहां पर? द रूट्स ऑफ किसके रूट्स? रूट्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। क्या है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन? रूट्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन दैट इज ए माइनस लैम्डा आई, ए माइनस लैम्डा इक्वल टू 0 आर, इन्हीं को क्या बोलते हैं हम? आर नोन एज कैरेक्टरिस्टिक रूट्स। या चलो पहले आइगन वैल्यू लिख देता हूं, नोन एज आइगन वैल्यूज, और एक दूसरा नाम भी है और कैरेक्टरिस्टिक रूट्स। क्या बोलते हैं इनको हम? कैरेक्टरिस्टिक रूट्स। तो ये मेरे पास एक टर्म आ गई। मान लीजिए एक क्यूबिक इक्वेशन है, जैसे लैम्डा क्यूब, एक जनरल इक्वेशन मान लेता हूं ऐसी, प्लस ए लैम्डा स्क्वायर प्लस बी लैम्डा प्लस सी इक्वल टू 0। तो अगर मान लीजिए मैं इस इक्वेशन को सोल्व करूं, इस इक्वेशन को अगर मैं सोल्व करूं तो कितनी वैल्यू मिलेंगी लैम्डा की? वी विल हैव 3 वैल्यूज ऑफ लैम्डा, लैम्डा 1, लैम्डा 2 और लैम्डा 3। नाम दे दिया इनको। तो ये जो वैल्यू है लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3, ठीक है, इन्हीं को हम बोलेंगे आइगन वैल्यू या कैरेक्टरिस्टिक रूट्स। क्लियर है? अगर ये डिग्री 4 की होती इक्वेशन तो मेरे पास कितनी वैल्यू मिलती? लैम्डा की 4, इनको बोलता मैं आइगन वैल्यू या कैरेक्टरिस्टिक रूट्स।
डियर स्टूडेंट, अब मैं बात करने वाला हूं आइगन वेक्टर की। तो जैसा कि आप जानते हैं, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सोल्व करने के बाद लैम्डा की आपको कुछ वैल्यू मिलती है। जैसे क्यूबिक इक्वेशन के लिए मैंने अभी लिखा था, तो यहां पर आपको लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3 तीन आइगन वैल्यू मिल गई। इसी तरह मैं अब ढूंढूंगा आइगन वेक्टर, और ये आइगन वेक्टर डिपेंड करेंगे किस पर? आइगन वैल्यूज पर। तो मैंने एक आइगन वैल्यू मान ली, ना मैं उसको लैम्डा 1 बोल रहा, ना लैम्डा 2, ना लैम्डा 3, इन जनरल मैंने उसको लैम्डा बोल दिया। तो मैंने कह दिया लेट लैम्डा बी एन आइगन वैल्यू। ये लैम्डा 1 हो सकती है, लैम्डा 2 हो सकती है, लैम्डा 3 हो सकती है, अगर डिग्री 4 का तो लैम्डा 4 भी हो सकती है। आइगन वैल्यू ऑफ द मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का मैंने नाम दे दिया वही ए, और इसका ऑर्डर मैंने मान रखा एन। तो ये मान के चलो कि ऑर्डर एन की बात कर रहा हूं। देन अगर ऐसा है, देन देयर एग्जिस्ट अ नॉन जीरो, ध्यान देंगे इस वर्ड पर, अ नॉन जीरो कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स एक्स, इसको नाम दे दिया मैंने एक्स मैट्रिक्स को, सॉरी कॉलम मैट्रिक्स को एक्स मैंने नाम दे दिया। दैट इज, अगर मैं इसको मेंशन करूं तो ये कॉलम मैट्रिक्स इस तरह का होगा, x1 x2 x3। अगर ऑर्डर n है तो इसमें n एलिमेंट होंगे, ठीक है, और जो कि नॉन जीरो भी है, यानी नल मैट्रिक्स नहीं होगा ये। इट इज नॉट इक्वल टू नल मैट्रिक्स। इसका मतलब ईच कंपोनेंट x1 x2 x3 xn ये एक साथ जीरो नहीं हो सकते। अगर ये सब एक साथ जीरो बनेंगे तभी उसका नाम नल मैट्रिक्स होगा। तो इसका मतलब ये नॉन जीरो होना चाहिए, कम से कम एक एलिमेंट इसमें नॉन जीरो के बराबर होना ही चाहिए। तो मैंने क्या लिखा, लैम्डा एक हमारे पास आइगन वैल्यू है मैट्रिक्स ए की, तब एक नॉन जीरो कॉलम मैट्रिक्स एक्स, जिसको मैंने नाम दिया है, जो इस तरह होगा वो एग्जिस्ट हो जाएगा। किस तरह? सच दैट, अब ये मैं ऊपर लिख रहा हूं, सच दैट, ध्यान देंगे जो रिलेशन है ये मैं ऊपर लिख रहा हूं, सच दैट ए एक्स इक्वल टू लैम्डा एक्स। यानी ये एक ऐसा कॉलम मैट्रिक्स है, इसको चाहे तो मैं मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करूं, किसमें मल्टीप्लाई करूं? मैट्रिक्स में, या आइगन वैल्यू में मल्टीप्लाई करूं, ये दोनों रिजल्ट को बराबर कर देता है। यानी a इंटू एक्स की वही वैल्यू होगी जो लैम्डा इंटू एक्स की है, जहां लैम्डा a की क्या है? आइगन वैल्यू। ये लैम्डा 1 भी हो सकती है, लैम्डा 2 भी हो सकती है, लैम्डा 3 भी हो सकती है। क्लियर है? अगर मैं इसको फर्दर सोल्व करूं, इसी रिजल्ट को अगर मैं फर्दर सोल्व करूं तो ये आएगा ए एक्स माइनस लैम्डा एक्स इक्वल टू नल मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स इक्वेशन चल रही है, इसमें से एक्स में कॉमन ले लूं, अगर मैं इसमें से एक्स कॉमन ले लूं तो a माइनस लैम्डा एक्स इक्वल टू नल मैट्रिक्स। अब ध्यान देंगे, किसी मैट्रिक्स में से आप कोई नंबर सब्सट्रैक्ट नहीं कर सकते। जैसे मान लो मैंने लिखा a माइनस 2, ये एक इनवैलिड नोटेशन है। मैट्रिक्स में से मैट्रिक्स ही सब्सट्रैक्ट हो सकता है, और वो भी उसी ऑर्डर का। तो यहाँ 2 के साथ आप लिख देंगे आई, क्या लिख देंगे? 2 के साथ आई। यानी आप ये भी समझ सकते हैं, आपने यहाँ पर लिख लिया होगा लैम्डा आई इंटू एक्स, आई का मतलब यूनिट मैट्रिक्स, तो यहाँ पे लिख दो, इससे क्या फर्क पड़ रहा है? ठीक है, एक लाइन बढ़ा देता हूं, इसको लिख दिया आपने ए एक्स माइनस लैम्डा आई इंटू एक्स, इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना भाई, यूनिट मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कहीं भी कर दो। तो ये मेरे पास रिजल्ट आया, तो आप इस तरह लिखा करेंगे। देखिए, कांस्टेंट टर्म के साथ हमेशा मैट्रिक्स का यूज होगा, अदरवाइज ये इनवैलिड नोटेशन है। अगर मैं आई ना लिखूं तो ये कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो ए माइनस लैम्डा आई एक्स इक्वल टू 0। तो अब मेरे पास जो क्वेश्चन बनेंगे वो क्वेश्चन बनेंगे कैपिटल एक्स को ढूंढने का, यानी आइगन वेक्टर फाइंड करने का मतलब रहेगा फाइंड दिस कॉलम मैट्रिक्स। ये जो एक्स है इसी को हम क्या बोलते हैं? हियर एक्स इज नोन एज, हियर एक्स इक्वल टू x1 x2 अप टू xn, और ये साथ ही साथ ये जरूर लिखो नॉट इक्वल टू 0 इज कॉल्ड, इसी को क्या बोलते हैं हम? इज कॉल्ड आइगन वेक्टर, या आप इसको कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर भी बोल सकते हैं, कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर। ठीक है, तो ये मेरे पास कॉन्सेप्ट आया आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर का। ठीक है, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। अगर कुछ चीजें में आपको डाउट है कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर निकालने में या आइगन वैल्यू फाइंड करने पे, तो इसके लिए मैं इसके सपोर्ट में 2 प्रॉब्लम यहां पर सोल्व करने जा रहा हूं। ठीक है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम समझने के बाद आपको मेथड 100% समझ आ जाएगा।
ये क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है, फाइंड द आइगन वैल्यूज एंड कोरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर फॉर द मैट्रिक्स, और ये मैट्रिक्स हमने लिया है स्पार मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। तो इसका सॉल्यूशन में स्टार्ट करता हूं। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे आप, गिवन मैट्रिक्स। सबसे पहले लिखने जा रहा हूं मैं गिवन मैट्रिक्स। व्हाट इज गिवन मैट्रिक्स? गिवन मैट्रिक्स इज ए इक्वल्स टू, ये मेरे पास ऑर्डर 3 का स्क्वायर मैट्रिक्स है, 2 -1 1 फर्स्ट कॉलम, -1 2 -1 सेकंड कॉलम, और थर्ड कॉलम इज 1 -1 2। आइगन वैल्यू की बात मैं तब तक नहीं कर सकता जब तक मेरे पास कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ना आ जाए। तो सबसे पहले मैं फाइंड करूंगा इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। क्या होगी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन? कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज, ये डिटेल में मैं आपको बता चुका हूं उसके बारे में। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज ए माइनस लैम्डा आई। ये जो मैट्रिक्स है, कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट को 0 के इक्वल लिख दो। और जैसा कि आप जानते हैं, क्योंकि ऑर्डर 3 का ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनेगी वो एक पॉलिनोमियल इक्वेशन होगी लैम्डा में, जिसकी डिग्री होगी 3। तो ये आ गया मेरे पास लैम्डा क्यूब माइनस S1 लैम्डा स्क्वायर। इसका प्रॉपर वर्किंग रूल आप प्रीवियस लेक्चर में देख सकते हैं, इक्वल्स टू 0। क्लियर है? तो मेरे ये एक मैंने इक्वेशन मान ली जनरल फॉर्म में। अब मैं 1 बाई 1 इनकी वैल्यू निकालूंगा, S1 S2 और डिटरमिनेंट ऑफ ए। डायरेक्ट आप चाहें तो इस डिटरमिनेंट को सोल्व कर सकते हैं, 2 माइनस लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 2 माइनस लैम्डा, डायगोनल एलिमेंट में डिटरमिनेंट सोल्व कर दीजिए, उससे भी आपके पास इक्वेशन आ जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ S1 क्या होगा, इसको नाम दे दो इक्वेशन को 1। क्या नाम दिया इसको मैंने इक्वेशन को 1। सबसे पहले मैं फाइंड करूंगा S1। तो S1 मैं फाइंड करने जा रहा हूं। हियर S1 इज क्या होगा, हियर S1 इज सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट, सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट। जो डायगोनल एलिमेंट है उनका सम कर दीजिए। तो क्या क्या है डायगोनल एलिमेंट्स? ये S1 आ गया मेरे पास 2 + 2 + 2। ये डायगोनल एलिमेंट आप देख पा रहे हैं, डायगोनल एलिमेंट है मेरे पास ये 2 2 एंड 2। ठीक है, तो इनका मैंने सम किया तो S1 कुल मिलाकर मेरे पास आ गया 6। क्या बना S1? S1 आ गया मेरे पास 6। और ये एक इंपॉर्टेंट टर्म मेरे पास आ गई, जिसको मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दूंगा S1 की जगह। इसके बाद फाइंड कीजिए आप S2। S2 क्या है? S2 इज सम ऑफ द माइनर्स। ये सम है किसका? माइनर्स का। सम ऑफ द माइनर्स विद रेस्पेक्ट टू या अलोंग द डायगोनल एलिमेंट, अलोंग द डायगोनल एलिमेंट्स। जब तक आपको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखना नहीं आता तब तक आप आइगन वैल्यू की बात नहीं कर पाएंगे। तो प्रीवियस लेक्चर देखकर यहां है S2 क्या होगा, यहां पर ये S2 विल बी, देयर आर 3 डायगोनल एलिमेंट, देयरफॉर देयर विल बी 3 माइनर्स। तो फर्स्ट डायगोनल एलिमेंट के लिए माइनर क्या बनेगी? फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को अवॉइड कर दूं तो पहली माइनर बनी 2 -1 और -1 2। नेक्स्ट क्या बनेगी है? और दूसरे के लिए बात करूं तो क्या बनेगा? 2 1। भाई सेकंड रो सेकंड कॉलम को छोड़ दीजिए और ये आ गया 1 2। अगर मैं थर्ड की बात करूं तो क्या बना ये? थर्ड रो और थर्ड कॉलम को छोड़ दीजिए, ये बना 2 -1 और ये आ गया 1 -1, सॉरी -1 और ये 2। थर्ड रो थर्ड कॉलम को अवॉइड किया है, तो ये रिलेशन आ गया मेरे पास S2 इज, ये बना 4 -1, नेक्स्ट ये आया 4 -1 और ये भी आ गया 4 -1, यानी S2 आ गया मेरे पास ये 3 + 3 यानी 9। तो ये कितना आ गया मेरे पास? 3 + 3 + 3, ये 1 था। ठीक है, तो ये तीनों क्वांटिटी 3 के इक्वल आई, तो टोटल वैल्यू आ गई मेरे पास ये S2 आ गया 9। अब बात करते हैं डिटरमिनेंट की। डिटरमिनेंट क्या होगा? बड़े आसानी से आप लिख सकते हैं, ऑल्सो डिटरमिनेंट ऑफ ए इट इज इक्विवेलेंट टू, इसी का डिटरमिनेंट फाइंड कर लो। ये आ गया मेरे पास फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग कर रहा हूं, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट रो। तो फर्स्ट रो के रेस्पेक्ट में मैं इसको एक्सपेंड कर रहा हूं, तो आ गया 2, ये बना 2 -1 -1 2। नेक्स्ट ये माइनस माइनस प्लस लिख दो, या चलो पूरा डिटेल में लिख देता हूं, -1, ये आ गया -1 1 और ये आ गया मेरे पास -1 2। कैसा आया भाई? ये जो मेरे पास फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट था उसके रेस्पेक्ट में मैंने इसको एक्सपेंड किया, तो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को आप छोड़ देंगे, जो बचा वो लिख दीजिए। ये डिटरमिनेंट आपको सोल्व करना आता होगा। ये +1
और ये आ गया मेरे पास, यही काम मैंने किसके लिए किया, इसके लिए किया, तो क्या बचा ये -1 1 2 और -1, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को अवॉइड कर दिया मैंने, तो ये रिलेशन आ गया मेरे पास। तो क्या बनी कहानी है डिटर्मिनेंट ऑफ ए की, डिटर्मिनेंट ऑफ ए मेरे पास आ गया ये 2, सोल्व किया इसको तो कितना बना ये बना 4 -1, ये तो +1 ही हो गया, ये बना -2 और ये +1, ये आ गया मेरे पास 1 और कितना बना ये आ गया मेरे पास 1 और ये -2, यानी कुल मिलाकर आप कह सकते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए ये 3 यानी 6 और ये -1 और ये भी कितना आ गया -1 और डिटर्मिनेंट ऑफ ए ये आ गया मेरे पास 4। क्या बनाइए डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज 4, ये भी एक इंपॉर्टेंट टर्म है। अब इसके बाद क्या करेंगे आप, इन वैल्यू को पुट कर दीजिए इक्वेशन नंबर 1 में, पुट कीजिए, पुटिंग दीज वैल्यू या पुटिंग वैल्यूज ऑफ S1 S2 एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए, इसको मैंने पुट कर दिया इक्वेशन नंबर 1 में, इन इक्वेशन नंबर 1। तो क्या रिजल्ट मिला, वी गेट, आपको एक रिजल्ट मिला, ध्यान देंगे, लैम्डा क्यूब माइनस S1 कितना है 6, लैम्डा स्क्वायर, S2 कितना है 9 और ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए ये आ गया मेरे पास 4 और ये आ गया इक्वल टू 0। तो ये रिजल्ट मुझे मिला यहां पर, ठीक है। तो ये आ गई मेरे पास कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, क्लियर है। इसको भी नाम दे देता हूं इक्वेशन नंबर 2। अब हम आते हैं आइगन वैल्यू पर, यानी क्वेश्चन का पहला पार्ट मैं अब सोल्व कर पाऊंगा। अगर मैं इस क्यूबिक इक्वेशन को सोल्व कर दूं तो मुझे मिल जाएंगी आइगन वैल्यू, वही काम मैं अब करूंगा। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखने के बाद अब मैं बात करने जा रहा हूं आइगन वैल्यूज की, क्लियर है। तो ये मैंने ऊपर लिख दिया है, ये थी हमारी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जिसको मैंने इक्वेशन नंबर 2 कहा था, इधर लिखी हुई थी, और ये मेरे पास है गिवन मैट्रिक्स, दोनों को मैंने हाईलाइट कर दिया यहां पर। इन दोनों की मुझे जरूरत पड़ेगी आइगन वेक्टर के लिए। तो फिलहाल मैं बात करने जा रहा हूं किसकी, अभी हम बात करेंगे आइगन वैल्यूज की। आइगन वैल्यूज क्या होंगी ये, आइगन वैल्यूज, इन्हीं की बात मैं करने जा रहा हूं, इनको सोल्व कर लीजिए। तो वी हैव कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या है उसको वापस लिख लेता हूं, वी हैव लैम्डा क्यूब -6 लैम्डा स्क्वायर प्लस 9 लैम्डा -4 इक्वल टू 0। अब इसको सोल्व करने की कई तरीके, कई लोग तो कैलकुलेटर सोल्व करके भी लिख सकते हैं, तो आपके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर आप यूज कर सकते हैं, तो वहां से आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं यहां पर आपको प्रॉपर तरीके से सोल्व करके दिखा रहा हूं, क्लियर। तो इसमें मैं लगाऊंगा रिमाइंडर थ्योरम, जिसमें हम क्या करेंगे, इसका एक रूट हम ढूंढ लेंगे। भाई इस इक्वेशन के 3 रूट होंगे ना, 1 रूट हम हिट एंड ट्रायल मेथड से ढूंढ लेंगे और चेक करेंगे कि लैम्डा की कौन सी वैल्यू इसको सेटिस्फाई करती है। जैसे मैं इसमें 1 रखूंगा, 1 सेटिस्फाई नहीं करेगा तो -1, उसके बाद अगर वो भी सेटिस्फाई नहीं करेगा तो 2 एंड -2, वो भी आपको पता होगा, 9th क्लास में हमने ये सीखा है। तो क्या करेंगे यहाँ पर, मैंने यहाँ पर लैम्डा को रखा 1, तो ये क्या बना 1 -6 + 9 -4, यानी आप कह सकते हैं -6 -4 -10 1 और 9, ये बना +10 सेटिस्फाई हो गया। तो यहां पर लिखने जा रहा हूं मैं हियर लैम्डा इक्वल टू 1 इज या satisfies द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, क्लियर है। देयरफॉर अगर ये इसको सेटिस्फाई करता है तो लैम्डा -1 क्या रहा होगा, विल बी वन फैक्टर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। जो भी आपकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है इसका एक फैक्टर जरूर रहा होगा, कौन सा, लैम्डा -1। अगर अदरवाइज लैम्डा इक्वल टू 1 इसको सेटिस्फाई ही ना करता, क्लियर है। तो अब इसको या तो लैम्डा -1 से डिवाइड कर दे, अब आपके पास जो भी मेथड आता है वो लगाइए, लेकिन मैं यहां पर यूज कर रहा हूं एक टेक्निक। मैंने क्या किया कि इस इक्वेशन को दूसरे तरीके से लिखा, इक्वेशन 1 कैन बी रिटन एज इक्वेशन 1, चलो इसको नाम दे देता हूं, ये इक्वेशन नंबर 2 थी, 2 ही कह देता हूं, इक्वेशन नंबर 2 कैन बी रिटन एज, इसी को मैं दूसरे तरीके से लिख रहा हूं। लिखने का तरीका बड़ा आसान है, अगर मान लीजिए लैम्डा इक्वल टू 1 इसको सेटिस्फाई करता तो लैम्डा -1 इसका एक फैक्टर होगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। तो आप इस फैक्टर को उतनी बार लिख दें जितनी इस इक्वेशन की डिग्री है, मेथड को समझ भी लीजिए यहीं पर, लैम्डा -1 को उतनी बार लिख दें जितनी इक्वेशन की डिग्री है। इक्वेशन की डिग्री कितनी 3, तो इसको 3 टाइम लिख दीजिए,
थोड़ा दूर दूर करके लिखिए। अब इसमें आप इस तरह मल्टीप्लाई करना शुरू करें कि आपके पास ये इक्वेशन वापस आ जाए। कौन सी इक्वेशन? कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, जिसको आप दोबारा लिख रहे हैं। ठीक है, तो अब टारगेट आपकी 1 बाई 1 टर्म रहेंगी। सबसे पहले टारगेट होगा हमारा कि लैम्डा क्यूब आ जाए। तो इसको किससे मल्टीप्लाई करूं जो लैम्डा क्यूब आ जाए? इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा लैम्डा स्क्वायर से। जैसे आपने लैम्डा स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो फर्स्ट टर्म तो आपकी आ गई, फर्स्ट टर्म आ गई, लेकिन इसी के साथ कुछ एक्स्ट्रा आ गया, माइनस लैम्डा स्क्वायर। क्या आ गया? माइनस लैम्डा स्क्वायर। अब आपका टारगेट होगा कि किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करूं जो मेरे पास आ जाए -6 लैम्डा स्क्वायर। पहली टर्म हमारी आ चुकी है, फर्स्ट टर्म हमारी आ चुकी है, क्लियर है। अब सेकंड टर्म लाने के लिए क्या करेंगे आप? तो यहां पर मल्टीप्लाई होना चाहिए किससे? -6 लैम्डा से। तो आ जाएगा -6 लैम्डा स्क्वायर प्लस 6 लैम्डा। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जो कुछ एक्स्ट्रा आ गया वो बैलेंस भी हो जाए, यानी जो आपके पास एक्स्ट्रा आ गया वो क्या हो जाए? बैलेंस। तो एक्स्ट्रा क्या आ गया था? माइनस लैम्डा स्क्वायर। तो कुछ ऐसा मल्टीप्लाई करो कि हमारे पास -6 लैम्डा स्क्वायर आ जाए फाइनल वैल्यू, और ये बैलेंस होने के बाद आए। तो इसका मतलब यहां पर आपके पास क्योंकि माइनस लैम्डा स्क्वायर आ चुका है, तो सेकंड टर्म लाने के लिए आपको सिर्फ जरूरत है -5 लैम्डा स्क्वायर की। किसकी जरूरत है? -5 लैम्डा स्क्वायर। तो आप कुछ ऐसा मल्टीप्लाई करें कि -5 लैम्डा स्क्वायर आ जाए, क्योंकि जो पुरानी टर्म आ गई है, कुछ एक्स्ट्रा आ गया था, वो बैलेंस होकर वापस वही बन जाएगा जो आपको चाहिए। तो यहां पर मुझे मल्टीप्लाई करना चाहिए -5 का और साथ में लैम्डा का। तो क्या बनाइए? -5 लैम्डा स्क्वायर। जैसे ही आपने ऐसा लिखा तो ये हमारी सेकंड टर्म भी बन गई। थोड़ा दूर को लिखूंगा, क्या बन गई? हमारी सेकंड टर्म। लेकिन ऐसा करने पर फिर कुछ एक्स्ट्रा आ गया, क्या आ गया? +5 लैम्डा। क्या आ गया? 5 लैम्डा। तो हमारी सेकंड टर्म तो कंप्लीट हो गई ये वाली, क्लियर है। लेकिन साथ में आ गया +5 लैम्डा। अब आपको लाना है प्लस का 9 लैम्डा, लेकिन जो एक्स्ट्रा आ गया वो बैलेंस भी हो जाए। तो इसका मतलब आपको अब सिर्फ जरूरत है 4 लैम्डा की। चाहिए तो 9 लैम्डा, क्योंकि 5 लैम्डा ऑलरेडी आ चुका, तो 4 लैम्डा और चाहिए। तो यहां पर मल्टीप्लाई कर दो आप किसकी? सिर्फ 4 की। 4 का मल्टीप्लाई करते क्या आ गया? 4 लैम्डा। और ऐसा लिखते ही आपकी थर्ड टर्म भी आ गई, क्लियर है। और अगर आपका मेथड सही है तो जो एक्स्ट्रा टर्म है वो वही आएगी जो आपको फाइनल चाहिए, यानी लास्ट टर्म को आपको एडजस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बैलेंस करने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। तो अगर मैं इनका मल्टीप्लाई इसमें कर दूं तो ये इक्वेशन वापस आ जाएगी। मैं नहीं कहता आप ये मेथड पढ़ो, जो मेथड आपको आता है वो करिए, कुल मिला के मुझे इसके फैक्टर करने, ठीक है। तो लैम्डा -1 इसमें से अब कॉमन आ गया पूरे में से, तो ये बना लैम्डा स्क्वायर -5 लैम्डा +4 इक्वल टू 0। अगर मैं इनका मल्टीप्लाई करूंगा तो यही टर्म बनेगी, क्लियर है। तो क्या बनाइए? लैम्डा -1, इसमें तो मिडिल टर्म के फैक्टर कर दो आप, -4 लैम्डा माइनस लैम्डा +4 इक्वल टू 0। और ये आ गया मेरे पास लैम्डा -1, यहां पर लैम्डा कॉमन, लैम्डा -4, यहां पर भी कॉमन आ गया -1 लैम्डा -4, और ये ब्रैकेट बन इक्वल टू 0। ये बना मेरे पास लैम्डा -1, और ये आ गया लैम्डा -4, और ये आ गया लैम्डा -1। कुल मिलाकर लैम्डा की मेरे पास वैल्यू आ गई 1, 4 एंड 1। कुल मिलाकर आप ये भी कह सकते हैं लैम्डा हैज 3 वैल्यू, 4 एंड 1 एंड 1। तो कुल मिलाकर मेरे पास एक वैल्यू तो यूनिक है 4, और जो दूसरी वैल्यू है 1 वो रिपीटेड है। तो कुल मिलाकर आपके पास 3 वैल्यू आ गई, और यही क्या है? दीज आर द आइगन वैल्यूज। तो आइगन वैल्यू आ गई मेरे पास 4, 1 एंड 1। अब इसके बाद मैं डिस्कस करने जा रहा हूं आइगन वेक्टर्स। तो आइगन वेक्टर डिस्कस करने से पहले मैं आइगन वैल्यू एक बार लिख लेता हूं। अभी मैंने सोल्व किया था तो आइगन वैल्यू आई थी मेरे पास लैम्डा इक्वल टू 4, 1 एंड 1। तो जो आइगन वेक्टर होंगे वो डिपेंड करेंगे आइगन वैल्यूज पर, ये इन्हीं से कनेक्टेड है। मैंने लेक्चर के स्टार्टिंग में बताया भी आपको, फॉर एनी आइगन वैल्यू लैम्डा वी हैव नॉन जीरो कॉलम मैट्रिक्स एक्स। अब उसी को मैं फाइंड करने वाला हूं। तो यहां पर आप हेडिंग डाल दीजिए आइगन वेक्टर्स, भाई इन्हीं के बारे में डिस्कशन होगा, आइगन वेक्टर्स। चलिए आइगन वेक्टर 1 बाई 1 चलेंगे। सबसे पहले मैंने ले लिया फर्स्ट केस नंबर 1, या 1 ही कर लिख दीजिए। इफ लैम्डा इक्वल टू 4, यानी पहले आप लैम्डा को 4 मान के चल रहे हैं, यानी फर्स्ट आइगन वैल्यू। तो क्या करेंगे हम अब एक नॉन जीरो कॉलम मैट्रिक्स ढूंढने जा रहे हैं। तो तरीका क्या था? मैंने कह दिया लेट x इक्वल टू x1, x2, x3, जो नॉन जीरो भी होना चाहिए, यानी नॉट इक्वल टू 0, बी द
आइगन वेक्टर, मैंने इसी को मान लिया आइगन वेक्टर। ये जो कॉलम मैट्रिक्स है इसी का नाम क्या है, आइगन वेक्टर। लिखा मैंने डिटेल में, जो लेक्चर की स्टार्टिंग में आप देखेंगे। 4 किसके लिए, लैम्डा इक्वल्स टू 4। ठीक, देयरफॉर अब होना क्या चाहिए, इट मस्ट बी ax इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, लैम्डा x। इसका मतलब ax माइनस लैम्डा x किसके इक्वल होना चाहिए, 0 के। इसका मतलब ax माइनस, सॉरी x को कॉमन ले लो, ये वह डायरेक्ट भी लिख सकते हैं नेक्स्ट लाइन में, माइनस लैम्डा, लेकिन ये तो इनवैलिड नोटेशन हो जाएगा, तो यहां पर क्या लिख देंगे आप, आई। भाई ए में से कोई क्वांटिटी लैम्डा नहीं कम हो सकती, मैट्रिक्स में तो मैट्रिक्स ही कम होगा, लेकिन यहां पर लैम्डा कितना है, लैम्डा यहां पर 4, तो लैम्डा की जगह तो 4 लिख दो। अब ये मेरे पास बन गया कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स। क्या बना ये, कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स। और ये इसके बारे में डिटेल में आपको बताया जा चुका है प्रीवियस लेक्चर्स में। तो ठीक है, वापस आता हूं मैं। a-4i लिखने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी, इस मैट्रिक्स की। लिखो इसको, क्या बनाइए, यही मैट्रिक्स दोबारा लिख दो, सिर्फ इसमें एक चेंज करना है, जहां भी डायगोनल एलिमेंट है उसमें से 4 को सब्सट्रैक्ट कर दो। तो पहली वैल्यू बनी 2 - 4, दूसरी वैल्यू में कोई चेंज नहीं, तीसरी वैल्यू में कोई चेंज नहीं। इसके बाद जो सेकंड आपके पास रो है, फर्स्ट वैल्यू में कोई चेंज नहीं, लेकिन डायगोनल एलिमेंट में से 4 को कम करना पड़ेगा, ये -1 ऐसी रहा, 1 - 1 डायगोनल एलिमेंट में से 4 को कम, तो ये तो इसकी वैल्यू आ गई। लेकिन इसके बाद अब क्या लिखोगे, x, x यहां पर कितना बना, ये कॉलम मैट्रिक्स है, x1 x2 और x3, ये नल मैट्रिक्स है, कितना होगा ये 0 0 0। अब हम करते क्या है, ये तो होमोजीनियस इक्वेशन बन गई, क्या बन गई है, होमोजीनियस इक्वेशन। तो इसको एक लाइन बढ़ाकर और थोड़ा फर्दर सोल्व कर लेता हूं। ये आ गया मेरे पास -2 -1 और ये 1, ये आ गया -1 -2 और ये -1, ये आ गया 1 -1 और ये -2, ये बना x1 x2 x3 और राइट हैंड साइड आ गई ये 0 0 0, ये 3 बार 0 लिख दिया। क्लियर है। अब आपको ये बना मेरे पास वास्तव में एक तरह से होमोजीनियस इक्वेशन बन गई। तो आपको होमोजीनियस इक्वेशन सोल्व करने का तरीका आता है, वैसे तो एक क्रैमर रूल से भी सोल्व कर सकते हैं, लेकिन मैं वो मेथड यहां पर अवॉइड करूंगा, क्योंकि कई बार वो मेथड हमारा फेल हो जाता है जब हमारे पास इस मैट्रिक्स की रैंक 1 आती है। क्लियर, 3/3 के केस में बता रहा हूं। तो मैं यहां पर जो मेथड आपको बताया गया होमोजीनियस इक्वेशन का वही लगाऊंगा। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस मैट्रिक्स की निकालनी पड़ेगी रैंक। क्या निकालनी पड़ेगी, रैंक। अब रैंक निकालने के लिए या तो इसको अलग से लिखो, या मैं इसी में मेथड लगाता जा रहा हूं, जितनी इसकी रैंक आएगी उतनी हमारी इक्वेशन रहेगी। तो अलग से लिखने की जरूरत नहीं है इस मैट्रिक्स को, रैंक यहीं पे निकालो। तो मैंने यहां पर अप्लाई कर दिया ऑपरेशन इसकी रैंक निकालने के लिए, अप्लाइंग द ऑपरेशन। पहले इसको इंटरचेंज कर लो, मैंने लिख दिया R1 टेंस टू R2 एंड R2 टेंस टू R1। 1 की हेल्प से आसानी से 0 बन जाएंगे। तो क्या बना ये पहली रो बनी -1। बिल्कुल ये होमोजीनियस इक्वेशन सोल्व करने का तरीका यही है, मान लीजिए आप। सिर्फ होमोजीनियस में मैं इस मैट्रिक्स को अलग से लिखकर करता था, यहां पर मैं डायरेक्ट कर रहा हूं। कितना आ गया ये 1 -1 -2 और ये बना मेरे पास x1 x2 x3 और राइट हैंड साइड में आ गया मेरे पास 0 0 एंड 0। क्लियर है। अब रैंक निकालने का जो तरीका है वही मैं लगाऊंगा। इनको 0 बना दीजिए विद हेल्प ऑफ दिस, इसकी हेल्प से इन दोनों को 0 बना दीजिए। तो कैसे 0 बनेगा ये, R2 यानी R2 और R3 में ऑपरेशन लगाएंगे तो R2 आपके पास हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अप्लाइंग, ये भी लिख दिया करो, अप्लाइंग R2 टेंस टू R2 - 2 R1 और R3 हो जाएगा R3 + R1। रो 1 की हेल्प लिए और मैंने R2 R3 में बना दिया 0। तो क्या बनाइए, ये आएगा मेरे पास -1 -2 -1 और ये मेरे पास आ गया 0 भाई, -2 और ये +2, ये -1 और कितना आ गया +4 यानी 3। क्लियर है। ये कितना है 1 और ये कितना आएगा, ये भी प्लस बन जाएगा, तो कितना आ गया +2 का, ये यहां पर भी 3 लिखो। ये आ गया मेरे पास 0 और ये आ गया मेरे पास -3 और ये आ गया मेरे पास -3, रैंक 2 आ जाएगी। यहां से देखने से आपको पता लग गया होगा 0 0 0। इसके बाद क्या अप्लाई करोगे, अप्लाइंग R3 टेंस टू R3 + R2, R3 टेंस टू R3 + R2। भाई आप क्या करेंगे, इसकी हेल्प से ये वाला एलिमेंट 0 बना दो, इक्लोन फॉर्म में ला रहा हूं ना इसको। तो क्या बनाइए,
पुराने लेक्चर आपको आनी चाहिए, डायरेक्ट इस लेक्चर को आप देखेंगे तो समझ नहीं आएगी बात। -1 -2 -1 और ये बना मेरे पास 0 3 3 और ये आ गया 0 0 0, ये रो हमारी कंप्लीटली 0 आ गई। तो कुल मिला के रैंक कितनी आ गई इस मैट्रिक्स की? इस मैट्रिक्स की रैंक आ गई 0। राइट हैंड साइड में देखिए ऑपरेशन हम एक तो इस मैट्रिक्स में लगाते हैं और एक लगता है इसमें, लेकिन इसमें कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा ऑपरेशन लगाने का, क्योंकि 0 0 है, अननोन जितने थे उतने ही बने रहेंगे। तो कुल मिलाकर कितनी इक्वेशन आ गई है? होमोजीनियस में करते क्या थे, इसकी रैंक निकालकर हम ये वाला मैट्रिक्स यहाँ पुट कर देते थे, तो डायरेक्ट ही चल रहा है मेरे पास। तो यहाँ पर रैंक कितनी आ गई? 2। जितनी रैंक आएगी उतनी इक्वेशन आएंगी। तो कुल मिलाकर यहाँ पर आपको जो इक्वेशन मिली, मैं वापस इक्वेशन पर आ जाता हूँ। इसको जब मैंने सोल्व किया फर्दर तो हमारे पास होंगी 2 इक्वेशन। उन इक्वेशन को मैं लिख लेता हूं, उन इक्वेशन को मैं यहां पर लिखने जा रहा हूं। तो पहली इक्वेशन क्या बनेगी जरा बताइए? वी गेट, फर्स्ट इक्वेशन क्या बनेगी? ये बनेगी -x1 -2x2 और ये आ गया मेरे पास -x3 = 0। क्लियर है? -x1 -2x2 -x3 = 0। नेक्स्ट इक्वेशन क्या बनेगी? ये बनेगी 3x2 + 3x3 = 0। ये मेरे पास आ गई। अच्छा, इस इक्वेशन को नाम दे दो आप, 2 नंबर दिया तो यहाँ 3 कह दो, और इसको जरा मैं और मॉडिफाई करके लिख रहा हूं x2 + x3 = 0। तो बच्चों यहां पर मैंने रैंक अलग से इतना डिटेल में नहीं लिखा है। रैंक कितनी आ गई यहाँ पर? 2। भाई इस मैट्रिक्स की रैंक 2 है ना, जितनी रैंक है हमेशा उतनी इक्वेशन आएंगी। तो ध्यान देंगे यहां पर क्या है कि अगर आपके पास रैंक जो है वो नंबर ऑफ अननोन से कम है तो आपके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होते हैं, अब आपको पता है। तो यहाँ रैंक की जगह में लिखता हूं नंबर ऑफ इक्वेशन डायरेक्ट। ठीक है, तो क्या बना यहां पर? हियर नंबर ऑफ इक्वेशन कितना है? नंबर ऑफ इक्वेशन का मतलब रैंक, नंबर ऑफ इक्वेशंस ये है मेरे पास 2। ठीक, नंबर ऑफ अननोन कितना है? नंबर ऑफ अननोन्स ये है मेरे पास 3। तो ये इक्वल तो है नहीं भाई, नंबर ऑफ इक्वेशन जो है नंबर ऑफ अननोन से क्या कम, तो यहां पर कुछ वेरिएबल फ्री होंगे। हियर n - r, n - r का मतलब क्या होगा? इसको हम बोलते थे n, होमोजीनियस इक्वेशन में इसको बोलते थे हम r। तो वहां यहां मैंने मेंशन नहीं किया, समझाने के लिए ऐसे ही बता दिया। हियर 3 - 2 दैट इज 1 वेरिएबल विल बी फ्री। तो यहां पर 1 वेरिएबल आपका क्या होगा? वो फ्री होगा, यानी उसको आप अपने मन से कोई वैल्यू दे सकते हैं, अपने मन से कोई वैल्यू दे सकते हैं। तो मैंने कह दिया लेट, मैंने वैल्यू को नाम दे दिया लेट x3 = k। भाई हमारे पास 3 वेरिएबल है, एक x1 है, एक x2 है, x3। क्लियर है? एक वेरिएबल को मैंने नाम दे दिया k। ये इक्वेशन यहां पर है x2 + x3। इसका फायदा क्या हुआ? फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4, जो इक्वेशन नंबर 4 है यहां से आप मुझे x2 की वैल्यू पता चल गई। भाई यहां पर x3 की वैल्यू रख दो तो x2 कितना आ गया? x2 आ गया -k। तो ये आ गया मेरे पास x2 की वैल्यू। क्लियर है? अब x1 की वैल्यू के लिए क्या करेंगे? इक्वेशन नंबर 3 के पास चले जाओ। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 3 यहां पर क्या है? इक्वेशन नंबर 3 के पास है -x1 -2x2 -x3 = 0। तो x2 का मतलब क्या था? -k, तो +2k लिखो, और x3 का मतलब क्या है? -k। तो कुल मिलाकर आप कह सकते हो -x1 + k = 0। तो यहां पर x1 कितना आ गया? वो k के इक्वल। तो ये मेरे पास आया। तो कुल मिलाकर आप कह सकते हैं व्हाट इज x? x इज, जो वैल्यू आई मेरे पास x की वो क्या बनी, मैं लिखने जा रहा हूं यहां पर। x इज, x मतलब आइगन वेक्टर, x इज, ये था मेरे पास x1 x2 और क्या था ये x3। x1 की वैल्यू आ गई यहां पर, कितनी आ गई? x1 की वैल्यू आ गई k, x2 की वैल्यू आ गई -k और x3 की वैल्यू आ गई k। ठीक, तो मैं यहां पर ये k को हटा दूंगा और एक इसका न्यूमेरिकल सॉल्यूशन लिख दूंगा। क्या लिख दूंगा? न्यूमेरिकल सॉल्यूशन। तो मैंने k को कॉमन ले लिया तो ये आ गया 1 - 1 और ये 1। देयरफॉर आइगन वेक्टर इज, आइगन वेक्टर आपका मिला 1 - 1 1, यानी k को 1 मान लिया होगा आपने। k को क्या मान लिया होगा? 1। तो ये बना 1 - 1 1 और यहां पर लगा दो ट्रांसपोज। ये हमारा आ गया आइगन वेक्टर। किसके लिए? इट इज आइगन वेक्टर फॉर लैम्डा = 4। अब इसी तरह मैं एक पार्ट और करूंगा, सेकंड पार्ट, जिसमें मैं लैम्डा को मानने वाला हूं 1। केस सेकंड, इफ लैम्डा = कितना है? 1।
इसके लिए करने जा रहा हूं 1 के लिए। तो 1 के लिए कहानी तो वही चलेगी। मैंने मान लिया लेट x इक्वल टू x1 x2 x3 जो कि नॉन जीरो होना चाहिए, क्या है, बी द आइगन वेक्टर। किसके लिए, आइगन वेक्टर फॉर लैम्डा इक्वल टू 1, लैम्डा इक्वल टू 1। देयरफॉर a माइनस लैम्डा आई एक्स, एक ये स्टार्टिंग में जो मैंने डिटेल लिखी थी उसको मैंने कम कर दिया। a माइनस लैम्डा आई एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा, लेकिन लैम्डा तो 1 के इक्वल है, बट लैम्डा इक्वल टू कितना 1, तो ये बना मेरे पास a माइनस 1 इंटू आई एक्स इक्वल टू 0। और ये क्या होगा मेरे पास, ये जो मेरे पास मैट्रिक्स ए है इसमें डायगोनल एलिमेंट में से 1 को कम कर दो। एक लाइन फिर बढ़ा देता हूं, 2 माइनस 1 माइनस 1 1, ये -1 सिर्फ डायगोनल एलिमेंट में से 1 को कम करेंगे, यही कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स है। 1 माइनस 1 और ये आ गया 2 माइनस 1, और x की जगह x1 x2 x3, और राइट हैंड साइड में कितना आ गया 0 0 एंड 0। दिस इंप्लाइज कितना बना, ये बना 1 माइनस 1 और ये 1, ये आ गया -1 1 और ये -1, ये 1 माइनस 1 और ये 1, और ये आ गया x1 x2 x3। अब वही पुरानी टेक्निक, ये तो होमोजीनियस इक्वेशन है, तो आप क्या करेंगे, इस कोफिशिएंट मैट्रिक्स का निकाल लो रैंक, तो रैंक बड़े आसानी से निकल जाएगी इस बार। इसकी हेल्प से इन दोनों को 0 बना दो। तो 0 बनाने के लिए बड़ा सिंपल सा ऑपरेशन में यहां पर लगा रहा हूं, ध्यान देंगे। अप्लाइंग, क्या अप्लाई कर रहा हूं, अप्लाइंग R2 टेंड्स टू R2 प्लस R1 एंड R3 टेंड्स टू R3 माइनस R1। क्लियर है, तो क्या बना, ये आ गया मेरे पास जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स है। पहली रो में तो कोई चेंज नहीं हुआ, सेकंड रो नो चेंज, नहीं सॉरी सेकंड रो में तो ऑपरेशन लगाना है, सॉरी सेकंड रो में क्या लगा रहे हैं हम, ऑपरेशन। तो क्या बनेगा, ये सेकंड रो में ऑपरेशन लगाया तो ये बना मेरे पास R2 माइनस R1, यानी 0 0 और ये 0, बिल्कुल अपोजिट है इसके, यहां पर सबस्ट्रैक्ट किया बिल्कुल एक जैसे हैं, तो क्या बना, ये 0 0 0, और ये आ गया मेरे पास x1 x2 x3, यानी कोफिशिएंट मैट्रिक्स की बच्चों रैंक आ गई यहां पर 1। क्या आ गई, रैंक 1। वी गेट ओनली वन इक्वेशन, x1 माइनस x2 प्लस x3 इक्वल टू 0। जितनी रैंक होगी मैट्रिक्स की उतनी ही इक्वेशन बार बार आएंगी। इसको नंबर दे देता हूं मैं, पहले 4 5 दे चुका हूं नंबर, साथ 3 और 4 दिया था, चलो ऐसे ही लिख देता हूं रफली, 5 आप चेक कर लेना, ठीक है। तो ये इक्वेशन नंबर हो गई 5, हो सकता है 6 हो, चेक कर लेना, ठीक। तो ये आ गई मेरे पास। तो हियर नंबर ऑफ इक्वेशन कितना है, हियर नंबर ऑफ इक्वेशन, नंबर ऑफ इक्वेशंस ये मेरे पास है कुल मिलाकर 1, और नंबर ऑफ अननोन्स कितना है, नंबर ऑफ अननोन्स ये मेरे पास है 3। देयरफॉर इसका मतलब 3 माइनस 2 दैट इज 2। भाई अगर नंबर ऑफ अननोन ज्यादा हैं तो जो उनका डिफरेंस है उतने वेरिएबल क्या होंगे, 2 अननोन्स विल बी फ्री। अगर आपको ये नहीं आता तो आप होमोजीनियस इक्वेशन कैसे सोल्व करते हो मेथड देख लीजिए, या दूसरा मेथड है क्रैमर रूल, वो भी आप लगा सकते हैं। अननोन्स विल बी फ्री, क्लियर है। इसका मतलब यहां पर दो वेरिएबल को आपसे अपने आप से वैल्यू देनी पड़ेगी। तो मैंने कह दिया लेट x1 को छोड़ देता हूं, चलो x2 को मैंने कह दिया k1 और x3 को मैंने कह दिया k3, सॉरी x2 को कह दिया k1 और x3 को कह दिया k2। देयरफॉर इक्वेशन नंबर 5 क्या बनी, फ्रॉम 5 यहां से आपको वैल्यू मिल जाएगी x1 माइनस k1 प्लस k2 इक्वल टू 0, यानी x1 आ गया मेरे पास k1 माइनस k2, ठीक है। ये मेरे पास, तो ये वैल्यूज मैं इधर लेफ्ट में लिख लेता हूं जो अभी मैंने फाइंड की थी। तो x कितना हो जाएगा, ये x था मेरे पास x1 x2 x3, वो मैंने रब कर दिया यहां पर, आपको पता होगा x1 था k1 माइनस k2 और x2 था k1 और x3 था k2, ठीक है। तो ये हमारा आइगन वेक्टर है, लेकिन इसको लिखने का एक तरीका है, मैं यहां पर इसके 2 इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन लिखूंगा। तो लिखने का तरीका क्या है उसका, वो भी सीख लीजिए आप इन नंबर को इस तरह लिखें कि हर वेरिएबल में जितने भी अननोन है सब में k1 और k2 आ जाए। तो पहले में तो ऑलरेडी है
तो मैंने दूसरे को लिख दिया, मतलब इनको कॉम्बिनेशन बना के लिख दो K1 और K2 का, बल्कि पहले नंबर को भी मैंने लिखा K1 प्लस -1 इंटू K2, दूसरे को लिखा मैंने K1 और यहां पर लिख दिया 0 इंटू K2, तीसरे को मैंने लिखा 0 इंटू K1 और प्लस K2, लिख सकता हूं इस तरह। भाई इसका मतलब K1 माइनस K2 है, इसका मतलब K1 है, इसका मतलब सिर्फ K2 है। अब इसके दो अलग अलग मैट्रिक्स बना दो। पहला मैट्रिक्स बना K1 K1 और 0 K1, दूसरा मैट्रिक्स बना -1 इंटू K2 K2 और ये K2, ठीक है। यहां से पहले वाले में से K1 कॉमन ले लो, K1 कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा 1 1 0, दूसरे वाले में से लिख दो -1 1 और ये 1, K2 कॉमन लेने के बाद, क्या लेने के बाद K2 कॉमन लेने के बाद, तो पहला वाले में से K1 और दूसरे वाले में से K2, तो पहला बना 1 1 0, दूसरा बना -1 1 एंड 1। अब देखो ये तरीका क्या, ये आइगन वेक्टर है, ये भी सही आंसर है, लेकिन एग्जाम में लिखने का तरीका ये है, हम कहेंगे जो x है इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ टू इंडिपेंडेंट वेक्टर्स, टू इंडिपेंडेंट कॉलम मैट्रिक्स, तो मैं इनको अलग अलग लिखूंगा दोनों को। तो हियर आइगन वेक्टर्स आर, इन दोनों को अलग अलग लिख दो। जो K1 का कोफिशिएंट है वो है 1 1 0 उसका ट्रांसपोज, और दूसरा जो K2 का कोफिशिएंट है -1 1 और ये इसका ट्रांसपोज, ये हमारे कहलाएंगे आइगन वेक्टर्स। तो कुल मिलाकर आपके पास 3 आइगन वेक्टर आए, 4 के लिए 1 आइगन वेक्टर और 1 के लिए 2 आइगन वेक्टर। इसके लिए दोबारा करने की जरूरत नहीं है क्योंकि सेम मेथड हमारा रिपीट होगा। तो बच्चों यहां पर मैंने इस लेक्चर में आपको आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर का एक तरह से कॉन्सेप्ट भी बताया और एक पूरा क्वेश्चन मैंने यहां पर सोल्व किया। मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में एक नई प्रॉब्लम के बाद। हालांकि मैंने लेक्चर में बोला था कि मैं 2 प्रॉब्लम सोल्व करूंगा, लेकिन लेक्चर काफी बड़ा हो गया है, तो मुझे लग रहा है 1 प्रॉब्लम ही सफिशिएंट है। थैंक यू वेरी मच।